हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल से स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम स्पेशल रेक्टेंगल वाला टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जानी थी कि क्या होती हैं और उसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, वो जाना था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यहाँ पर तो आपसे क्या कह रहे हैं, इन द क्वाड्रिलेटरल्स बिलो दे आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल। कह रहे जो ये नीचे आपको क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं, इनमें से कोई ऐसा है जो नॉन रेक्टेंगल हो, मतलब रेक्टेंगल ना हो। तो हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और क्या होता है, उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ पर यही दो चीज़ गिवन है क्योंकि साइड्स और एंगल ही गिवन है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल है और क्या कहते हैं, यहाँ पर हर एक एंगल 90 है। सेम अपोजिट साइड इसकी भी इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री है। अगेन अपोजिट साइड्स इसकी भी इक्वल है, हर एक एंगल 90 डिग्री है। अब यहाँ पर सारी साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड नहीं, ऑल साइड्स आर इक्वल है, पर हर एक एंगल इसका भी 90 है। तो मैं कह सकती हूँ ये देखो, ये तीन तो आपके पास रेक्टेंगल है ही है क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन जो फोर्थ वाला है वो क्या है, तो देख के आप कह रहे ये तो स्क्वायर है क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। बिल्कुल ये स्क्वायर है। अब इसके बारे में जानते हैं। ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल इंक्लूडिंग फोर्थ। कह रहा है फोर्थ वन मिला के ये चारों ही रेक्टेंगल हैं। कैसे? क्वाड्रिलेटरल फोर्थ जो है इज अ रेक्टेंगल बिकॉज ऑल इट्स एंगल आर 90 डिग्री। इसके सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री है। अपोजिट साइड देखा जाए तो उसकी भी तो इक्वल ही है। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो रेक्टेंगल भी होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। ठीक है। However, it is a special kind of rectangle with all sides of equal length. कह रहा है रेक्टेंगल जरूर है लेकिन ये एक स्पेशल काइंड का रेक्टेंगल है जो टॉपिक आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है। वी नो दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर। हम जानते हैं कि ये स्क्वायर भी होता है। अब स्क्वायर होता क्या है उसे जानते हैं। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर एक वो क्वाड्रिलेटरल है इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, और सारी साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की होती है। दस एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा जितने भी स्क्वायर होते हैं ना वो रेक्टेंगल भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और ये ट्रू फॉल्स या फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाती है। ठीक है। बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दी गई कि सारे स्क्वायर तो रेक्टेंगल होते हैं लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं एक कन्वर्सेशन है। आई एम एन इंडियन एंड आई एम अ मलयाली। वेट विच वन ऑफ देम यू आर। आप कौन हो ये बताओ, क्या आप दोनों हो सकते हो? तो वही चीज यहाँ है, मैं एक स्क्वायर हूं तो क्या मैं रेक्टेंगल हो सकता हूँ? हाँ, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है लेकिन हर एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। दिस रिलेशनशिप कैन पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम के जरिए इसको समझाया गया। वी ऑल्सो सीन दिस डायग्राम बिफोर। इन द वेन डायग्राम अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट इनसाइड अ क्लोज्ड कर्व। कह रहा है कि जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वेन डायग्राम में कैसे समझाया जाता है। वो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है क्लोज्ड कर्व के अंदर। टिपिकली दीज क्लोज्ड कर्व आर ओवल और सर्कल। जो ये क्लोज्ड कर्व होते हैं या तो ये ओवल शेप के होते हैं या सर्कल शेप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ ऑल द स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड एज, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंटेड a स्क्वायर, thereby covering all the possible square. सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ये सारे स्क्वायर्स कवर कर रहे हैं। अब हमें पता है सारे स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होते हैं। द वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टू सेट वुड बी, तो इसका वेन डायग्राम क्या बन जाएगा? देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का ये पूरा पोर्शन है तो इसके अंदर ये वाला पोर्शन भी तो आ रहा है ना। तो रेक्टेंगल के अंदर इंक्लूड होते हैं स्क्वायर, पर स्क्वायर के अंदर रेक्टेंगल नहीं इंक्लूड है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस डायग्राम की हेल्प से। ठीक है। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पर आपसे, लेट अस कंसिडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। वापसी वो कारपेंटर की प्रॉब्लम पे आ जाते हैं जो वो फ्रेम बना रहा था। इफ द वुडन स्ट्रिप हैज टू बी प्लेस्ड सच दैट द थ्रेड पास थ्रू देयर एंड पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन। कह रहा अब जो वुडन स्ट्रिंग थी पहले हम क्या कर रहे थे, उसे डायगोनली लगा रहे थे। अब हम उसे ऐसे प्लेस करते हैं कि जो उसका धागा है ना वो
जो स्क्वायर बनना है ना उसके एंड पॉइंट से जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? एज इन द प्रीवियस केस लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। जैसे हमने प्रीवियस केस में पहले रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट किया था, अब हम यहाँ स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। वन ऑफ हुज डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। उसकी एक लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर होगी डायगोनल की, जैसे कि पहले रेक्टेंगल में थी, सेम है। While solving the carpenter's problem for the case of the rectangle, we have seen that to get a quadrilateral with all angle 90 degree, the diagonals and the opposite side of equal length, the diagonals have to be drawn such that they are equal length और bisect each other। कह रहे जो भी हमने कारपेंटर की प्रॉब्लम अपनी लास्ट क्लास में सॉल्व की थी, जब हम रेक्टेंगल का बना रहे थे, तो हमने ये जाना था कि हम एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री का हो सकता है और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो उसमें जो हम डायगोनल्स बनाते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ये हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में जाना था ना। अब यहाँ वही कह रहे हैं, बट मोर नीड टू बी डन टू गेट इक्वल साइड लेंथ एज वेल। अब और ऐसा क्या करें कि जो अपोजिट साइड थी ना उसकी जगह इक्वल साइड लेंथ आ जाए। कैन दिस बी अचीव बाय प्रॉपरली चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। क्या ये तब मिल सकती है कि अगर मैं इनके बीच की जो डायगोनल्स के एंगल्स हैं इन्हें प्रॉपरली चूज करूँ। तो हमने ये भी सीखा था रेक्टेंगल के केस में कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं करते थे, क्वाड्रिलेटरल की सीखा था ना, जिसमें 60 और 30 आ रहा था हमारा। तो कह रहा है क्या यहाँ पर मैं एंगल उस हिसाब से कंस्ट्रक्ट करूँ कि जो इसकी साइड लेंथ है वो इक्वल हो जाए। सी इफ़ यू कैन रीजन और एक्सपेरिमेंट टू फिगर इट आउट। तो चलो इसे ढूंढते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ डिडक्शन 5 दे दी गई है। व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। डायगोनल्स पे कौन से एंगल्स बनाए कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो इक्वल लेंथ का बन जाए। द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स कैन बी फाउंड यूजिंग द नोशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। इसके एंगल्स हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से ही जान सकते हैं। सपोज वी ज्वाइन द इक्वल डायगोनल्स सच दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन अ स्क्वायर। हमने क्या किया, जो डायगोनल्स हैं उनको इक्वल डायगोनल्स जो हैं उनको हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और हमने ये सोचा कि ये क्या करेंगे, स्क्वायर बनाएंगे। लेट अस लेबल द स्क्वायर ABC। अब हमने मान लिया वो स्क्वायर बना रहे हैं तो उसको नाम दे दिया ABCD। टू फाइंड द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। इन डायगोनल्स पे कौन सा एंगल बन रहा है इनको ढूंढने के लिए अब हम क्या करेंगे, व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स। कौन से दो ट्राइंगल्स लें कॉन्ग्रुएंसी के लिए, क्योंकि बिना कॉन्ग्रुएंसी के हम ये एंगल्स को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। वी शुड कंसिडर फॉर कॉन्ग्रुएंसी बाय द SSS कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल BOA ये वाला ट्राइंगल और BOC उन्होंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कैसे, एक तो हमारी ये वाली साइड कॉमन आ रही है, ठीक है, एक ये दोनों साइड्स इक्वल हैं क्योंकि हमने इसे स्क्वायर मान रखा है, इसीलिए एक साइड कॉमन है, OB इज इक्वल टू OB है, और दूसरा एक AB इज इक्वल्स टू में BC है हमारे पास, और तीसरा एक AO इज इक्वल टू OC है, क्योंकि डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल लेंथ में बांटते हैं। तो तीनों ही साइड हैं, तो SS क्राइटेरिया से मैंने क्या किया, यहाँ पर इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जैसे ही इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो CPCT की हेल्प से एंगल्स निकाल पाऊंगी। तो कह रहे हैं कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल BOA ये वाला एंगल एंड एंगल BOC फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स। क्या ये कॉन्ग्रुएंसी हेल्प करेगी ये दो डायगोनल्स निकालने में? बिल्कुल करेगी। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे थे, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सिंस दिस एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, CPCT से हम कर सकते हैं, तो दे आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल होंगे फिर तो, है ना। अभी से हटा दो। फर्दर दिस एंगल टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा ये कि स्ट्रेट लाइन पे बनने दोनों एंगल्स, तो इनका सम भी 180 होगा। अब जब दोनों का सम 180 है तो दोनों एंगल 90-90 ही तो होंगे, तभी तो वो इक्वल होंगे 90-90, और तो कोई केस नहीं है, ठीक है। दस दे एंगल्स हैव टू बी 90 डिग्री ईच। These show that the diagonals of a square bisect each other at right angle। इससे मेरे पास एक चीज निकल के आई कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स थे ना वो सिर्फ बाइसेक्ट करते थे, ऐसा कोई कंपल्सेशन नहीं था कि वो वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेकिन जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं, साथ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। दिस मीन्स दैट डायगोनल्स हैव टू बी ड्रॉन सच दैट दे आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आपको डायगोनल्स इस तरीके से बनाने हैं एक क्वाड्रिलेटरल के कि एक तो ये इक्वल लेंथ की हो और यहाँ पर ये सब जगह 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो, तभी आपकी ये चारों साइड्स इक्वल बनेंगी, ठीक है। सिंस द
एंड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स यूनिकली डिटरमाइन द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल वी विल गेट अ स्क्वायर व्हेन डायगोनल्स आर जॉइंट दिस। तो कह रहा है कि अगर आप इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बनाओगे कि जिसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हो और वो बाइसेक्ट कर रहे हो 90 डिग्री पे, तो डेफिनेटली आपको वो क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और जिसको आप स्क्वायर कह पाओगे। यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर। अब आप एक स्क्वायर यहाँ कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो अब आप नॉर्मली उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, जैसे हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी की थी, सिंस आपको पता है कि जो स्क्वायर है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जो अभी हम ऊपर वाले केस में करके आए। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल होल्ड ट्रू फॉर स्क्वायर। पहली बात तो जितनी भी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होंगी वो सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर लगेंगी, क्योंकि स्क्वायर जो है वो एक तरीके का रेक्टेंगल ही है। उसके एडिशनल में अगर कोई और प्रॉपर्टी होगी तो वो हम यहाँ जानते हैं। वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू बाय गोइंग थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग इन डिडक्शन 1, 2 एंड सी इफ दे अप्लाई टू स्क्वायर एज वेल। कह रहा है कि आप इसे वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पर वेरीफाई करो डिडक्शन 1 और 2 की हेल्प से और उसे स्क्वायर पे अप्लाई करो। तो डिडक्शन 1 और 2 आपको क्या कहता था? पहला डिडक्शन आपको ये बोलता था कि डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हों, और दूसरा ये बोलता था कि उनमें एंगल्ड कितना फॉर्म हो और बाइसेक्ट होंगे या नहीं। तो इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ जानूँ तो ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, अपोजिट साइड ऑफ द स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर। ये हमारे पास रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी थी जो हमने लास्ट क्लास में सीखी है ना, वो स्क्वायर की भी है। एंगल्स ऑफ द स्क्वायर वो भी 90 डिग्री होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल लेंथ होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, जबकि रेक्टेंगल के नहीं करते 90 डिग्री। दिस इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ, देयर इज वन मोर स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। एक और प्रॉपर्टी है, जानते हैं क्या है। सबसे पहली बात, आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर के बीच की जो प्रॉपर्टीज हैं वो दोनों क्लियर होनी चाहिए। रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारी आप स्क्वायर में लिख सकते हो। स्क्वायर की एक्स्ट्रा में यही प्रॉपर्टी है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और उसके जो डायगोनल्स है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल 1, 2, 3 एंड 4। सी इफ यू कैन रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। क्या आप मुझे बता सकते हो कि एंगल 1, 2, 3, 4 कितने डिग्री का होगा? आपको पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, तो उन्होंने बी और डी ऑलरेडी 90 बनाया है। अब आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री का होगा और एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो है वो भी 90 डिग्री का होगा। ये पूरा एक एक एंगल बना रहे हैं ना, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल ए डी सी की, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये भी आपको पता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी जो है वो 180 के बराबर होगा। एंगल डी मेरे पास ऑलरेडी 90 डिग्री पता है, तो मैंने उसको 90 लिख दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो यहाँ से मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 3 मेरा निकल के आ गया कितना, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो हमने स्टार्टिंग में एक प्रॉपर्टी की थी, जब साइड्स इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ एंगल 1 जो है वो तो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ए डी जो है वो डी सी के इक्वल है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 है, तो दोनों को एंगल 3 लिख दिया। अब तो लिख सकती हूँ, या दोनों को एंगल 1 लिख सकती हूँ। तो 2 एंगल 3 इजिकल टू 90। यहाँ से एंगल 3 निकल के आ गया 45 डिग्री। तो फिर एंगल 1 भी तो 45 ही होगा जब दोनों सेम है। तो ये भी 45 आ गया, ये भी 45। उसी तरीके से अगर मैं इस ट्राइंगल में ये लगाऊं रूल एंगल सम प्रॉपर्टी 180 करके, तो मेरा ये भी 45 आ जाएगा और ये भी 45 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, ये आपको फाइंड करके दिखाया। देन यहाँ पर सिमिलरली फाइंड एंगल 2 एंड 4, तो आपको ऐसे ही फाइंड कर देना है। दस वी हैव अनदर प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी निकल के आई स्क्वायर की। वो क्या निकल के आई? द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर इनटू इक्वल हाफ। तो जो ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये बीच वाली जो ये लाइन बनी हुई है, ये जो इस एंगल को डिवाइड करती है ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल दूंगी ऐसे डायगोनल की, तो ये 45 पार्ट्स में डिवाइड करेगी एंगल में। लेकिन ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ आपने दो नई प्रॉपर्टी और सीखी। एक तो उसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, दूसरा जो उसके डायगोनल्स है वो एंगल को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। दिस कैन बी एक्सप्रेस एज द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल। स्क्वायर
स्क्वायर के एंगल को वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब उसको आधा कर देते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप इस प्रॉपर्टी को भी। अब आपको यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको इस बुक के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, चैप्टर 2 भी साथ साथ अपलोड हो रहा है। इसके अलावा कोई और चैप्टर चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला हो। थैंक यू।